अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। और एक अच्छी बात यह है कि जिस तवातुर के साथ कुछ हफ्तों या पिछले हफ्ते तक इर्द गिर्द केसेस रिपोर्ट हो रहे थे कोविड-19 कोरोना वायरस के, अब वही लोग सेहतियाबी के सफ़र में गामजन हैं और सेहतियाब होने की तरफ रवां दवा हैं। नए केसेस मुझे अपने हल्के में ज़रा कम सुनने को मिल रहे हैं, बट सर्टनली अभी भी इस बारे में कुछ कहना हतमी तौर पर कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी एक और इम्तिहान है। अभी बकरा ईद, बड़ी ईद हमारे सर पर है। उसमें होपफुली अगर हम अपने आप को सोशल डिस्टेंस रखेंगे लोगों से, और जो हमने छोटी ईद पर किया उस तरह से बाज़ारों में हुजूम नहीं लगाएंगे और मंडियों में रेवड़ के रेवड़ इंसानों के नहीं जाएंगे जानवरों से मिलने के लिए, ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के वक्त भी, तो हम इस वबा को काबू में रखने के काबिल होंगे। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता एक और पीक फिर हमें अगस्त में देखने को मिलेगी। बहुत सी बातें आज के शो में हमने आपसे करनी है। जनाब, ये पबजी जो गेम है, आई हैव नेवर सीन द इंटरफेस ऑफ द गेम, बट येस अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई नो दे प्ले दिस गेम। उस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से आर्जी पाबंदी लगाई गई है। तो हमारे टू सेंस ये हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ पे पाबंदी लगाना उस चीज़ का हल नहीं होता, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो किसी भी किस्म का गेम हो, अनलेस वाकई उससे कोई सीरियस मोरल और सोशल थ्रेट पैदा हो रहा हो, तो फिर तो आप सोचें। अदरवाइज इट्स अ गेम लाइक एवरी अदर गेम। और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे पाबंदी लगानी चाहिए, जिसकी वजह से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जैसा कि लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, जैसा कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, जैसा कि लोग इंतहाई महंगाई की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, जैसा कि लोग इसलिए खुदकुशी कर रहे हैं कि उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। ये जो गेम शेम पाबंदी लगाते हैं ना, ये गैर ज़रूरी है और तवज्जो हटाने की सारी कोशिश होती है। ज़ाहिर निज़ाम दुनिया तो चलना है, ये हो रहा है अमेरिका में, उसकी तो हम बात करेंगे ही। लेकिन फैसल वाटा साहब, हमने आपको बताया था कि वो बात है ना कि बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, बिल्कुल इनकी ज़ुबान से फूल नहीं झड़े। ट्विटर पर गालम गलोच, तूफ़ान बदतमीज़ी, एक अजीब सा माहौल इन्होंने पैदा किया हुआ है। और पहले तो जब मैंने इनकी ट्वीट्स देखी तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि एक वफाकी वज़ीर जो कि एक सियासतदान है, मुल्क की मेजॉरिटी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करेगा ऑन सोशल मीडिया, जहाँ लाखों हज़ारों लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। कहीं ये अकाउंट हैक तो नहीं हो गया? लेकिन नहीं जनाब, अकाउंट हैक नहीं हुआ था। कहीं तहजीब, तमद्दुन, अखलाकियात हैक हो गई थी वाडा साहब में से। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा की बदजुबानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अपने सियासी मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और माशाल्लाह ऐसे तकब्बुर और अकड़ के साथ बात करते हैं जैसे सब कुछ इन्हीं के ज़ेरे असर और ज़ेरे साया चल रहा है। लेकिन वफाकी वज़ीर सहाफ़ियों को भी सवाल देने के बजाय उनसे बदतमीज़ी पर उतर आए हैं। जंग और द न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुर्रानी ने फैसल वाडा की बैरून मुल्क जायदादों का भाना फोड़ा था। ये वो जायदादें थीं जो फैसल वाडा ने इंतखाबात से कबल अपने असासों में जाहिर नहीं की थीं। फ़खर दुर्रानी फैसल वाडा से उनकी जायदादों के बारे में सवाल करते रहे हैं। सवाल करना सहाफ़ियों का हक होता है, आपने नहीं जवाब देना ये आपका हक है, लेकिन आप गालम गलोच करें ये हक आपको कोई नहीं दे रहा। वफाकी वज़ीर की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब फ़खर दुरानी ने ट्विटर पर फैसल वाडा से फिर इस बारे में पूछा तो वज़ीर मौसूफ हत्थे से उखड़ गए। और यही नहीं बल्कि सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि फैसल वाडा को फ़खर दुरानी के सवालात का जवाब देना चाहिए। लेकिन फैसल वाडा ने उनसे बदतमीज़ी की और ओए तोए तू तड़ाक इंतहाई थड़ेबाज ज़ुबान और बाजारी ज़ुबान आपको इनके सोशल मीडिया हैंडल पर देखने को और सुनने को मिलेगी। डॉन के सहाफ़ी मुबशर ज़ैदी ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठाए तो फैसल वाडा हत्थे से दोबारा उखड़े। ना सिर्फ मुबशर ज़ैदी बल्कि उनके साथ ही वसतुल्लाह खान जो कि एक बहुत ही नामवर सीनियर सहाफ़ी हैं और ज़रार खोड़ों से भी इंतहाई बदतमीज़ी की। मुखालफिन को तो अब धमकी भी दे दी है उन्होंने। और टेलीविज़न पे एक और टेलीविज़न के शो में उन्होंने कहा जी अगर किसी ने अल्टरनेटिव सोचने की कोशिश की तो हमारे हवास, हमारे हाथ और हमारी ज़ुबानें काबू में नहीं रहती, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है। अब ये किसको कह रहे थे आई वंडर, बट ये कह ज़रूर रहे थे। आई वंडर जब प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद इनको अकेले में बुला के मुलाकात करते हैं तो क्या इन्हें हलाशेरी देते हैं, क्या इनको इनकरेज करते हैं या इन्हें समझाते हैं कि क्या हरकतें कर रहे हो। रवां साल के अवाखिर में ARY के शो में इंतहाई मुतनाज़ हरकत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसल वाडा को मज़ीद इंटरव्यूज़ देने से मना कर दिया था। लेकिन आई गेस उनका वो पीरियड ओवर हो चुका है, 6 महीने तक कहीं नज़र नहीं आए और अब एक मरतबा फिर निकले हैं तो पहले से और ज़्यादा गैर शाइस्ता हरकतें कर रहे हैं। उस हरकत पर भी वो हट धर्मी पर बरकरार रहे थे। देखें हुआ क्या था। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई इस मामले पे बात हुई
और प्राइम मिनिस्टर साहब वाज नॉट हैप्पी विद द बूट थिंग। ठीक, मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, वो आपसे कुछ नहीं है इस पे। बूट, देखिए मैंने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया कि ही वाज नॉट हैप्पी विद द बूट थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब कि उनको नहीं अच्छी लगी। ये आप मान रहे हैं कि आपने आर्टिकल 19 की और पेमरा के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की? मैंने तो नहीं की सर, मुझे तो आपने अभी बताया है। तो अब आप जो मुझे कह रहे हैं उसके तहत मैं आगे वो समझ जाऊंगा कि मेरे क्लिप्स दिखा के आपने मेरी मैं इतराफ करता हूं। नहीं, लेकिन सर मेरी बात सुनिए, ये लफ्ज आप तो सही इस्तेमाल किया करें। अल्लाह मियां से भी रोज आप दुआ करके उम्मीद करते हैं। तो जिस कुर्सी पे अल्लाह ताला ने इस मनसब में मुझे बिठाया है, मेरा काम है कि मैं अच्छी उम्मीद दिलाऊं और उसके लिए काम करूं। मेरे वजीर आजम उस पटरी पे कौम को ले आया है। इसी का इंसान पास कर ले कि जिस कुर्सी पे जिस मनसब में अल्लाह ने आपको बिठाया, इज़्ज़त दी है, उसका तो ख्याल रखें और दूसरों को भरे बाजार और चौक चौराहों पर बेइज्जत ना करते फिरें। फैसल वाडा का ये रवैया कोई नया नहीं है। वो अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। शायद यही बात है कि वो अब तक यहाँ टिके हुए हैं और जहाँ हैं वहाँ हैं। सहाफ़ियों के साथ तो बदतमीज़ी की फैसल वाडा साहब की एक पूरी तारीख है। कुछ और भी चीज़ें हैं। बाय द वे, वो जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वजाहत दे रहे थे ना, वो हरकत ही ऐसी थी कि हम दोबारा नशर भी नहीं कर सकते, नहीं तो हम पे पैमरा एक्शन ले लेगा। इसलिए हमने बस उनकी वजाहत चला ली थी। अब ये भी देख लीजिए कि और क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं मौसूफ। ये सवाल मैं डॉन से एक्सपेक्ट कर सकता था और मैं आप डॉन को इसका जवाब भी देना पसंद करूंगा। लेकिन आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। आगे जी। This is the level of arrogance and attitude that these people have. सियासत ही है इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का नाम। यही जमहूरियत का हुस्न है और यही हकीकी असल जमहूरियत है। और इमरान खान साहब तो मगरिब की जमहूरी इख्तियार को बड़ा ही रियली लुक्स अप टू देम। अगर फैसल वाडा सियासी इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बेहतर है कि वो सियासत के बजाय कोई और काम कर लें। और हमारे माशाल्लाह बहुत सारे टीवी शोज़ ऐसे हैं जहाँ पे इस किस्म के कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ जुगतबाजी करनी होती है। लेकिन वहाँ भी फैसल वाडा साहब आपका करियर एट स्टेक हो जाएगा, क्योंकि बदतहजीबी और बदजुबानी और गालम गलोच की गुंजाइश वहाँ भी नहीं होती। अगर पंजाब का आप थिएटर और लाहौर के थिएटर शोज़ देखें ना, तो अब तो वहाँ पे भी ज़रा सेंसरशिप बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि वहाँ भी आप अपना करियर नहीं आगे पा सकते, नहीं आगे बढ़ा सकते। क्योंकि जुगत तो शायद आप कर लें, लेकिन जब आप बदतहजीबी और गालम गलोच पे उतरेंगे तो वहाँ से भी आपका रोल वापस ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ आपका रोल कोई वापस नहीं ले रहा और इस पर यकीनन सोचने की ज़रूरत है। क्या वाकई आपको इनकरेज किया जाता है और बिहाइंड द कर्टन्स बैठे हुए लोग आपका ये रवैया और आपका ये एटीट्यूड देख के और आपकी ये बदजुबानी और बद कलामी देख के खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं या नहीं? ये तो अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन हो तो ही इससे वजाहत हो सकती है। सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक्चुअली ही वाज द वन हु आस्क्ड अ क्वेश्चन, जिन्होंने सवाल किया था जिसकी पादाश में माशाल्लाह एक बदतमीज़ी की तवील फहरिस्त है जो हमने आपको दिखाई, जो ट्विटर पर ये साहब कहते रहे हैं। फ़खर, बताइएगा 6 महीने से आप इस स्टोरी को फॉलो कर रहे थे, कितनी दफ़ा आपने फैसल वाडा साहब से रब्ता किया, कितनी दफ़ा उनसे बहैसियत सहाफ़ी सवाल किया और उन्होंने आपको कितने जवाबात दिए आपके सवालों के? जी, फैसल वाडा के हवाले से जितनी भी स्टोरीज थी वो मैं नवंबर 2018 से फॉलो कर रहा था और नवंबर 2018 से ही फैसल वाडा के साथ राब्ते में था। इनिशली फैसल वाडा ने मुझसे वादा किया कि मैं आपको तमाम सवालों के जवाब दूंगा और जो जो आपके क्वेश्चंस हैं आपसे बिल मुशाफा मुलाकात करके आपको तमाम जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं उन सब के जवाब दूंगा डिटेल में। तो उसके बाद इन्होंने कोई 2-3 दफ़ा मैंने इनसे कांटेक्ट किया और इनसे मुलाकात का टाइम मांगा, तो ये कभी कहते थे मैं कराची हूँ, कभी कैबिनेट मीटिंग में, तो ये मुझे टालते रहे। उसके बाद फिर मैंने इनसे कहा कि सर आप मुलाकात नहीं कर सकते, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, आप उनके रिटर्न रिप्लाई दे दें। तो मैंने इनको क्वेश्चन सेंड कर दिए। जब इन्होंने क्वेश्चंस पढ़े रिटर्न, तो उसके बाद ये फौरन इन्होंने कहा कि मैं तो आपसे बात भी नहीं करूँगा, ये सारे क्वेश्चन आप झूठ कह रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैंने कहा कि इस डेट को आपने ये अपनी नेशनैलिटी सरेंडर की, ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, ये एड्रेस हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, तो आप काइंडली इनके जवाब दें, हम आपका मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पे खबर में छाप सकें। तो इस पे इन्होंने फिर मुझे प्लीज़ गो अहेड का वो दिया। जी
अच्छा, उस पर उन्होंने कहा कि अच्छा आप फिर छापें, और जाहिर है उसके बाद से आप फॉलो अप करते रहे। और पिछले 6 महीने में हमने देखा फ़खर दुरहानी साहब जो ट्विटर पे कह रहे हैं कि वो शायद पता नहीं किसके खिलाफ मवाद इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे थे। अब अचानक से क्या कोई रीसेंट ऐसा इंसिडेंट हुआ या कोई प्रोवोकेटिव बात हुई, या बस बिला वजह उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी ऑन सोशल मीडिया? जी, मैंने जो मेरी 20 जनवरी 2020 को स्टोरी पब्लिश हुई थी इनकी नेशनैलिटी के हवाले से, वो मैंने स्टोरी ट्वीट की और उसके साथ मैंने ये लिखा कि इस स्टोरी को पब्लिश हुए 6 माह हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन इस मामले को लेके सो गया है, कोई एक्शन नहीं ले रहा और फैसल वाडा भी अपनी तरफ से कोई जवाब जमा नहीं करा रहा इलेक्शन कमीशन में। सिर्फ इलेक्शन कमीशन में ही नहीं इनका ये मामला चल रहा, उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये इसकी ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से ये पिटीशंस जेर समाअत हैं। और पिछले 6 महीने से इनकी जो लीगल टीम है वो कोर्ट्स को भी अपने रिप्लाई नहीं दे रही। तो मैंने सिर्फ रिमाइंडर के लिए एक लिखा, तो उसके बाद इन्होंने ये जो ट्वीट्स वगैरह की, ऑफेंसिव ज़बान इस्तेमाल की और थ्रेट्स वगैरह जो इदारे के सरबराह के हवाले से भी कि मैं उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था, ये उसके बाद ये शुरू हुआ इनका ऑफेंसिव एटीट्यूड। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर, आपने ज़ाहिर है आपका हक है सवाल करना, और आपने हमें अच्छा किया क्लैरिफाई किया कि ये आपसे मुलाकात का वादा कर चुके हैं और उसके बाद उस वादे से मुकर गए। खैर, वादे तो आजकल कितने ही पूरे हो रहे हैं, तो आवाम के सामने ही हैं। तो ये थी स्टोरी, ये है सारा मामला। लेकिन अगर वाकई वज़ीर आज़म साहब को कोई फ़र्क पड़ता होता तो फयाज़ चौहान साहब भी अपने ओहदे पे वापस ना आते। बदजुबानी की हम बात कर रहे हैं, और फैसल वाडा भी यूं दनदनाते ना फिर रहे होते। और दिस मैन नोज़ द आर्ट हाउ टू बी इन न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, फॉर एवरी रॉन्ग रीज़न एक्चुअली दैट यू कैन इमेजिन ऑफ। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम ब्रेक ले सकते हैं जनाब। हमारे पास एक और बहुत अहम मामला जिस पे हमने कल भी बात की थी, जिस पे हम आज भी बात करेंगे, और इसको जितना हाईलाइट किया जाए कम है। लाहौर के स्कूल्स में तालिबात को हिरासा करने का मामला सामने आने पर बिलाखिर पंजाब हुकूमत भी हरकत में आ गई है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासा करने के वाक़यात का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। उस्मान बुज़दार ने CCPO को हिरासानी के वाक़यात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का भी हुक्म दिया। लाहौर की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इल्ज़ामात की तहकीक के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। उसके अलावा पंजाब के स्कूल एजुकेशन वज़ीर डॉक्टर मुराद रास ने ट्विटर पर कहा था कि मैं लाहौर ग्रामर स्कूल का केस खुद देखूंगा, मैंने प्रिंसिपल से बात की है, तफसीलात हासिल कर रहे हैं, मैं इन बच्चों की हिफाजत करूंगा। हुकूमत के इक़दाम खुश आइंद है, विच इट इज़ वेरी इंकरेजिंग कि ही रियली टुक नोटिस ऑफ इट, और उन्होंने खुद इन्वॉल्वमेंट दिखाई इस केस में। लेकिन ये एक केस नहीं है। स्कूलों में हरासानी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे, इसके लिए एक बाकायदा मैकेनिज़्म होना चाहिए। इस हवाले से सिंध में काम हुआ है, बलूचिस्तान में काम हुआ है। करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से रिएक्ट करना है। और 13, 14, 15 साल की बच्चियाँ तो फिर बड़ी हो जाती हैं। 4, 5 साल की उम्र से बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि उनके जिस्म पर सिर्फ उनका हक है। अगर उनके जिस्म को कोई हाथ लगाने की कोशिश करें तो वो बताएं, अपने वालिदैन को बताएं। उनके वालिदैन के अलावा उनके जिस्म पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई कज़न हो, या कोई उस्ताद हो, या कोई भी और गैर शख्स हो। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मुसर्रत साहब। मुसर्रत साहबा, लाहौर के स्कूल में कई साल तक तालिबात को हिरासा किया जाता रहा है, और कोई छोटा मोटा नहीं है। लाहौर का सबसे रेप्यूटेड लड़कियों का स्कूल है आफ्टर द मिशनरी स्कूल, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब एक्शन लिया भी गया तो एक रस्मी सी कार्रवाई कर दी गई, इनको टीचर्स को फायर कर दिया गया। हुकूमत पंजाब का क्या किरदार है अब इस सिलसिले में? अब आप लोग मैदान में आ गए हैं, तो बताइए कि व्हाट डू यू प्लान टू डू अबाउट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि ये जो एक लाहौर का निजी स्कूल है और इसमें गवर्नमेंट पंजाब ने बिल्कुल एक्शन लिया है। याद रखें कि खुदा न खास्ता इन केस ऑफ हैरेसमेंट सबसे पहले जो विक्टिम है उसको बताना ही पड़ता है। अदरवाइज़ 11 करोड़ का सूबा है, हुकूमत पंजाब को इल्हाम नहीं हो सकता कि किस जगह पे, किसी स्कूल में, किसी वर्किंग प्लेस पे किसी के साथ कोई हरासमेंट हुई है। इस स्कूल में जैसे ही बच्चियों ने पॉइंट आउट किया तो स्कूल की इंतज़ामिया ने तो जो किया सो किया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और उनके अलावा CM साहब ने खुद इस चीज़ का नोटिस लिया है, और उसके बाद इस पे हमने एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। और मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम जो हमारी बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं,
उनको ये अपील है कि अगर खुदा ना खासा आपके साथ कभी भी कोई इस तरह का कोई वाकया पेश आए तो आपने सिर्फ पॉइंट आउट करना। अब तो हरासमेंट लॉज इतने हमारे पास मौजूद हैं जिसमें जो भी विक्टिमाइज कर रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। और इसमें हुकूमत पंजाब ने जी एक कमेटी भी तश्कील दी है और इसमें सीएम साहब ने इसका खुद नोटिस लिया और इसमें जो भी डिसीजन आएगी कमेटी की भी एंड गवर्नमेंट जो भी उनके लिए सजाओं का तयन करेगी उसमें मकाम को आगाह करेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि आप इस मामले का नोटिस लिया गया है एंड यू गाइस आर वेरी प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस केस। ये बताइएगा मुसर्रत साहिबा कि ये एक स्कूल का केस है, जाहिर है ऐसे कई और तालीमी इदारे भी होंगे जहाँ तालिबात को ऐसी शिकायत हों। यहाँ तो बच्चियाँ एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आती हैं तो शायद वो उन्होंने आवाज़ भी उठाई, और बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चियों में इतनी हिम्मत भी नहीं है या बच्चों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आवाज़ उठाएँ। तमाम तालीमी इदारों का जायज़ा हुकूमत खुद लेगी क्या क्या वहाँ तलबा या फिर वहाँ पे भी तलबा के बोलने का इंतज़ार करना होगा? इसमें प्रोएक्टिवली आप क्या कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो अगर हम इस वाक़े को देखें तो क्रॉस द बोर्ड ये एक मैसेज चला जाएगा सबको कि इसमें जैसे स्कूल की इंतज़ामिया ने खाली उनको फारिग कर दिया तो यहाँ तक ये बात नहीं रहेगी। हाँ, जो कल्प्रिट्स होंगे उनको ना सिर्फ उनकी जो भी जॉब्स हैं उससे हाथ धोना पड़ेंगे बल्कि कानून के मुताबिक इसकी जो भी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस और जो कल्प्रिट्स हैं उनका जो जुर्म है उसकी जो सज़ा का तयन है उसकी नौयत से किया जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें हुकूमत जो है वो बहुत विजिलेंट है, लेकिन जितने भी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्कूल की मैं इसलिए बात ज़्यादा इस पे जोर दे रही हूँ क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ और बच्चे देर अडल्ट्स में आते हैं, वो खुद भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। स्कूल में मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आयद होती है कि एक तो वो अपने बच्चों को एजुकेट करें, उसके बाद अगर बच्चा या बच्ची, बिलखसूस बच्चियों के मामले में सबसे ज़्यादा पर्दापोशी माएँ करती हैं तो वो स्कूल की इंतज़ामिया तक तो हर सूरत पहुँचाए लेकिन साथ गवर्नमेंट तक भी पहुँचाएँ ताकि ऐसे जो जालिम और ऐसे जो दरिंदे सिर्फ जो गॉड फॉरबिड जो असातिज़ा की शक्ल में हमारे बच्चों के साथ मौजूद हैं तो हम अपने बच्चों को, अपनी कौम के बच्चों को उनसे निजात दिला सके। लेकिन उसके लिए सबसे अहम काम, जिम्मेदारी सिटीज़न की है, स्टूडेंट की है, उनके पेरेंट्स की है कि वो पॉइंट आउट करें। फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कल्प्रिट्स होंगे उनको हम ज़रूर करारवा की सज़ाएँ देंगे। वेरी नाइस। ये बताइएगा मुसर्रत साहिबा, अब हरासमेंट की कमेटियाँ देख लें या इदारे देख लें, निशानदही की जाती रही है कि सब टीमें ज़्यादातर मर्दों पर मुश्तमिल हैं और बच्चियाँ कंफर्टेबल नहीं होती हैं, औरतें कंफर्टेबल नहीं होती हैं इनमें अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए। इन कमेटी में ख़वातीन की शमूलियत यकीनी कैसे बनाई जाए, क्योंकि ये तो पहली चीज़ है जो होनी चाहिए। इसमें जिन जिन लोगों ने रोल प्ले किया इसको दबाने का, छुपाने का, उनको भी सजाएं दी जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल की, जितने भी स्कूल्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि उनकी इंतज़ामिया, उनके मालिकान जो लाखों रुपए बड़े भारी भारी रकूम हम पेरेंट्स पे करते हैं, तो क्या वो हमारे बच्चों को ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के साथ साथ वो तरबियत और उन्होंने अपने जो टीचर हायर किए हुए हैं उनके क्या साइकोलॉजिकल, उनके करैक्टर बिल्डिंग किस तरह की है कि वो हमारी बच्चियों किस तरह से हरास करते हैं, इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो मंजर आम पे आएगी। एंड ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल जो भी कमेटी तश्कील दी जाए उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए ताकि वो बच्चियों से बड़ा खुल डुल के, ज़ाहिर है मेल जो भी इन्वेस्टिगेटर होंगे उनके साथ उस तरह से वो बात नहीं कर सकती, तो इसलिए इस कमेटी में भी एक हमारी रुकन फीमेल है और आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ना करे कि इस वाक़े को हम इबरत का निशान बनाएंगे। सीएम साहब इस पे खुद ही इज़ वॉचिंग कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सामने आई जाए और फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा कानून के मुताबिक जितने भी कल्प्रिट्स होंगे हम उनको सजाएं देंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आपका एंथुसियाज़म देख के इस वाक़े से मुताल्लिक बड़ी खुशी हो रही है कि आप वाकई यू गाइस साउंड सीरियस के इस वाक़े को वाकई किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय भी होंगे, इनके ज़िंदगी ट्रस्ट के तहत जो स्कूल चलते हैं उसमें बहुत पहले से ही ये करिकुलम शामिल किया गया है जिसमें बच्चों को जिनसी हिरासानी से मुताल्लिक शऊर और आगाही दी जाती है। तो वो क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह
तरह से दीगर सूबे ये अप्लाई कर सकते हैं, करिकुलम का हिस्सा बना सकते हैं, पूछेंगे शहजाद रॉय से। इससे पहले हम बात कर रहे थे लाहौर के एक हाई फाई निजी स्कूल में हैरेसमेंट के केस से मुताल्लिक। इसी पे हमारे साथ मजीद डिस्कशन के लिए शहजाद रॉय, समाजी कारकुन, मारूफ गुलकार मौजूद हैं। शहजाद, यू हैव बीन रियली प्रोएक्टिवली डूइंग ऑल दिस कि आपने बड़ी कोशिश करके सिंध में भी इस करिकुलम को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, और आपके जो अपने खातून पाकिस्तान के स्कूल कॉलेज में स्कूल में बच्चियों को ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। लाहौर का ये जो वाक़या है जिसमें तालिबात के साथ ये रवैया अपनाया गया है टीचर्स की तरफ से, अच्छी बात यह है कि आप पंजाब गवर्नमेंट इसमें बड़ी सीरियस नज़र आ रही है, लेकिन ये बात भी जाहिर हो गई कि तालिबात को हिरासत करने वाले अब भी इस किस्म के तालीमी इदारों में मौजूद हैं जहाँ लाखों रुपए फीसें वसूल की जाती हैं, और इतनी मीटू मूवमेंट, इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी लोग इस रवैये को तर्क करने के लिए तैयार नहीं हैं या डर नहीं रहे हैं। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। देखें, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, और ऑब्वियसली भी बात सामने आई और आई रही हमेशा से। आप सोचें कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिंदगी ट्रस्ट, और जो हमारा फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल है, 2011 में 10-11 में हमने आहंग के साथ सरकारी स्कूल के अंदर ये पढ़ाना शुरू किया कि छोटे बच्चों को जब हरासा करना शुरू किया जाता है, तो सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, और आप सोचें हम डर डर के ये पढ़ाते थे, और हमें डर लगता था कि कब कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा। बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स कराची के वो ये नहीं पढ़ाते थे, और जब हम पढ़ा रहे थे तो सोसाइटी ही रोक रही होती थी कहीं कि आप ये क्या करें, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स ना बताएं, बच्चों को गुड टच बैड टच ना बताएं, ये डिबेट ना करें। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल की गवर्नमेंट टीचर्स को। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर आहंग के साथ मिलकर जिंदगी ट्रस्ट ने लीड ली, और फिर ये 200 गवर्नमेंट स्कूल तक गया, और फिर ज़ैनब के बाद तमाम सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में अब वो करिकुलम लगना शुरू हो रहा है। तो ये जो अभी आप वाकया बता रहे हैं लाहौर ग्रामर का, ये तो बात बाहर आई, पता लगा हमारे यहाँ एवरी डे ये हो रहा होता है, और इतने खतरनाक वाकयात हो रहे होते हैं जिसको हम 2011 से इसकी केसेस देखते हुए आ रहे हैं। सो आई होप कि ये जो हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, खासतौर पर स्कूल के अंदर, अगर ये जल्दी से करिकुलम सारे पाकिस्तान में लग जाए, अभी तक पंजाब में नहीं लगा, अभी तक KPK में नहीं लगा, अभी तक बलूचिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। सिंध और बलूचिस्तान ये 2 सूबे हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। KPK और बलूचिस्तान में करिकुलम अभी भी नहीं पढ़ाया जा रहा। शहजाद, आपकी जो कोशिशें हैं और बड़े अरसे से हैं सारे सिलसिले को बताने के लिए, इस सिलसिले में आगाही फैलाने के लिए, इसके सभी मोतरफ हैं। होपफुली पंजाब में भी ये करिकुलम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये पूरा मामला जो है इसमें ये भी ज़ाहिर होता है शहजाद साहब के तालीमी इदारों में हरासमेंट के वाक़यात की रोकथाम के लिए ऐसा कोई मौसर फोरम नहीं होता जहाँ फौरी एक्शन हो सके। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी ऐसा कुछ नहीं होता था, और अब भी ऐसा कुछ नहीं होता, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, द टाइम्स हैव चेंज्ड। तो क्या हो सकता है इसके लिए, पर्टिकुलरली वो स्कूल जो अपने आप को एलीट कैटेगरी का स्कूल कहते हैं, वहाँ तो कोई कमेटी, कोई फोरम ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चियाँ कन्फ्रंट कर सकें, अपनी बात बता सकें। देखिए, सबसे पहले स्कूल के अंदर इटसेल्फ इसकी अवेयरनेस दी जाती है, जिसको LSB कहते हैं, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन का। फिर जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो स्कूल में एक काउंसलर का होना जरूरी है। फिर वो वाकया कितना खतरनाक है, कितना अंधोनाक है, उस पर डिपेंड करता है। और फिर इसके अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पुलिस, हेल्थ, ये तमाम इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रोविंस के अंदर पूरा एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होना चाहिए, जिसके अंडर पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेल, ये तमाम उसके अंदर आते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं ये टूटे फूटे हैं। सिंध में थोड़ा बहुत है, लेजिस्लेशन बहुत हुई है, पंजाब में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, KPK बलूचिस्तान में ना होने के बराबर हो रहा है, बट लेकिन वो स्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है कि आप कंप्लेन करेंगे कहाँ, और माँ बाप कंप्लेन करने से डरते हैं, बच्चे खुद डरते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इवन आप लाहौर ग्रामर के उसमें भी देखें, इट्स नॉट अबाउट जो वाकया हुआ, वो तो बहुत ही अफसोसनाक है, बट जो 7 लोग हैं वो नहीं इस बारे में आवाज उठाते कि अगर ये हो रहा है तो उसको रोकें आप। अच्छा शहजाद साहब, बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लोगों को सज़ाएं मिलें, इबरत का निशान बनाया जाए। अभी मुसरत साहिबा भी यही कह रही थी कि हम इस वाक़े को वाकई एग्जाम्पलरी बनाएंगे। इसके लिए क्या हो सकता है बतौर माशरा, हम क्या करें, और हुकूमत जिसकी सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी है, व्हाट शुड बी इट्स रोल? देखिए, हमेशा फोकस सजाओं पर रहा है। आप दें सजा, जो देनी है सजा दें,
बट असल में बात अवेयरनेस से स्टार्ट होती है, कंप्लेंट से स्टार्ट होती है, और फिर ताकि इसको रोक सके आप। तो सजाएं तो हमारी सारी बात ही सजाओं से शुरू होती है। ये देखा ही नहीं जाता कि एवरी डे यहाँ पर बच्चों को अब्यूज किया जा रहा है, उसको रोकें कैसे। उसको रोकने के लिए मैंने आपको बता दिया LSB का करिकुलम सारे पाकिस्तान में, और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जहाँ पर कंप्लेन ना सिर्फ रजिस्टर हो सके, उसको सीक्रेटली डील किया जा सके, फैमिली और तमाम जो हमारे इश्यूज हैं उसके अंदर रहते हुए, उनकी तमाम जो सोशल कंपल्शंस हैं उनको दिमाग में रखते हुए उसको डील किया जा रहा हो। शुक्रिया शहजाद रोय साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि सज़ा तो ज़ैनब के वाक़े में भी मुलजिम को हुई थी, सज़ाए मौत हुई, इनफैक्ट उस पर इम्प्लीमेंट भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी कितने ही मुतअद्दिद वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो सके। तो सज़ाएँ इंपॉर्टेंट पार्ट सर्टनली हैं, सज़ाएँ होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, लेकिन आगाही, शऊर, अवेयरनेस, बच्चों को ये बताना कि उन्होंने किस तरह रिएक्ट करना है ताकि इन वाक़यात को होने से रोका जाए। बच्चों को ये बताना कि कोई आप से कौन सी बाउंड्री क्रॉस करे तो फिर आपके एंटेनाज खड़े होने चाहिए और आपको अपने वालिदैन को रिपोर्ट करना चाहिए, या अपने बड़े भाई या अपनी बड़ी बहन को बताना चाहिए कि ये शख्स या ये टीचर या कोई भी महल्लेदार या कोई दुकानदार ये ठीक नहीं है या मुझे इस तरह से तंग कर रहा है। सो ये अवेयरनेस, ये आगाही बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का स्टेप है सज़ाएँ देना और इबरत का निशान बनाना। अभी हम आगे बढ़ेंगे और भाई अजीब सी बात है, पता नहीं, ये थोड़ी सी परेशानी हुई थी मुझे तो सुन के। और ख़बर ये है कि दुनिया में कई केसेस सामने आए थे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ये केसेस आ रहे हैं। किसके केसेस की बात कर रहे हैं? कोरोना से मुतासर जो कम उम्र बच्चे हैं ना, जिनकी उम्रें हैं 10 साल से कम, संगीन तिब्बी मसाइल का मुशाहिदा इनमें किया जा रहा है। कम उम्र बच्चों में ये अलामात, कावासाकी बीमारी इसको कहा जा रहा है, जिसमें बच्चे रियली सफ़र और बुखार, खारिश, हाथों और पैरों में सूजन, आँखों में जलन, सुर्ख होना, गर्दन के गुदूद बढ़ जाना, मुंह, होंठों और हलक में जलन महसूस करना। माहिरीन ने खबरदार किया है कि तिब्बी शोबे को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, पर्टिकुलरली पीड्स को। कावासाकी की इस बीमारी के बारे में ख्याल किया जाता है कि बच्चों में कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद इन्फेक्शन की पेचीदगियाँ हैं। इस बीमारी की इत्तलात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सामने आने लगी हैं। लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ में इसके 3 केसेस सामने आ गए हैं। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी चंद केसेस की इत्तलात हैं। कोरोना वायरस से मुतासर बच्चे आमतौर पर इस बीमारी से शदीद मुतासर नहीं होते, लेकिन वो ये बीमारी वालिदैन तक, दीगर अफराद तक मुंतकिल कर सकते हैं। उसके बाद के ये जो असरात हैं, रिपरकशंस में ये बीमारी शामिल है। डॉक्टर मसूद सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कभी हमने सुना नहीं इस बीमारी के बारे में, इसका नाम ही अजीब सा है। क्या हम परेशान हों, अलार्म्ड हों, या बस बच्चों की सेहत पे नज़र रखें, और इसका कोई इलाज है? बहुत शुक्रिया जी। मैं इसको 3 हवाले से बात करना चाहूँगा इस कॉन्टेक्स्ट में। पहली बात तो ये है कि खुशकिस्मती से जब बच्चों को कोरोना की इन्फेक्शन होती है तो मेजॉरिटी बच्चों में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ये बच्चे अक्सर मामूली बुखार या खांसी या फ्लू के बाद ये बच्चे मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों में जब हम इस बीमारी के हवाले से बात करते हैं तो आपको 3 तरह से मोहतात रहने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि ये बच्चे ये बीमारी दूसरे बच्चों को और बड़ों को देख सकते हैं, और ख़ास तौर पर घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं और अगर बच्चे को कोरोना इन्फेक्शन होती है तो बच्चे को तो उससे प्रॉब्लम 99.9% नहीं होगी, लेकिन उसके वालिदैन या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन बच्चों को खुदा न खास्ता कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे में कोई गुर्दे का मसला है, दमा है बच्चे को, या उसको दिल की बीमारी है, या उसको जिगर की बीमारी है, तो ऐसे बच्चों को अगर खुदा न खास्ता कोरोना होता है तो उन बच्चों में ये सीरियस हो सकता है, और उनमें खुदा न खास्ता ऐसे ही डेथ हो सकती है जैसे बड़ों में होती है। और रिसेंटली हमने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक बच्ची को देखा जिसको कि जिगर की बीमारी थी, और वो हम अल्लाह ताला की ज़ात ने हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हम उस बच्ची को बचा नहीं सके। ये जिस सिंड्रोम का आपने जिक्र किया है, जिसको हम कावासाकी सिंड्रोम कहते हैं, ये एक्चुअली कावासाकी एक जापानीज फिजिशियन थे जिन्होंने पहली दफ़ा आज से 30-40 साल 50 साल पहले इसको डिस्क्राइब किया। इसमें होता ये है कि बच्चा कोरोना इन्फेक्शन के बाद मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद इन बच्चों को दोबारा बुखार होना शुरू होगा। उस बुखार के साथ अक्सर इन बच्चों की बॉडी पे, ख़ास तौर पर ट्रंक वाले एरिया में, जो सामने पेट वाला एरिया, उसमें एक रैश आएगी। इनकी आंखों में सुर्खी आ जाएगी जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इनके होंठ और ज़ुबान सुर्ख हो जाएगी, और ऐसे बच्चों में फिर हाथ भी सूज सकते हैं, हाथ के ऊपर से स्किन उतर सकती है,
या उनकी जो गर्दन है उसके ऊपर जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेल कर सकते हैं। अब मेजॉरिटी बच्चों में इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसको तशखीस होना जरूरी है, इसलिए तमाम फिजिशियंस का, तमाम चाइल्ड स्पेशलिस्ट का ये जानना जरूरी है कि अगर किसी भी बच्चे को कोरोना इन्फेक्शन हुई है या उसके घर में कोरोना इन्फेक्शन हुई है, आपको ये पता नहीं बच्चे ने कैच की है या नहीं, क्योंकि हो सकता है बच्चे को कोई सिम्टम ही ना हुए, लेकिन उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद अगर बच्चे को बुखार होता है और साथ ये अलामात आती हैं तो ये बच्चे अचानक बहुत सीरियस हो सकते हैं, इनका शॉक में जा सकते हैं, इनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और अगर इनकी इन टाइम रिकग्निशन और ट्रीटमेंट नहीं होती तो खुदा न खास्ता इन बच्चों की मौत भी वाक़या हो सकती है। नहीं तो डॉक्टर साहब, ये कोरोना का जैसे इलाज ज़्यादातर होम बेस्ड ही होता है, कोई ख़ास ट्रीटमेंट है नहीं, तो ये जो कावासाकी सिंड्रोम है इसका कोई पर्टिकुलर इलाज, पर्टिकुलर इसकी अद्वियात मौजूद हैं? से इसका इलाज मौजूद है जी, और इंटरनेशनली भी जितने बच्चे रिपोर्ट हुए हैं उन बच्चों को अगर इन टाइम हॉस्पिटल पहुंचाया गया और अगर उनका इन टाइम इलाज हुआ तो वो तमाम या मेजॉरिटी बच्चे उनमें से रिकवर कर गए। तो ऐसे बच्चों का बिल्कुल इलाज मौजूद है। इनको हम IVIG देते हैं, इनको हम एस्प्रिन देते हैं, इनको हम स्टीरॉइड्स देते हैं। बाज़ दफ़ा इन बच्चों को ICU की ज़रूरत पड़ती है जिसमें इनको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर ये इन टाइम पिक हो जाए और इनका इलाज मुकम्मल तौर पे हो जाए तो ये बच्चे मुकम्मल रिकवर कर सकते हैं। आपने अच्छा किया कि अलामात बता दी ताकि वो लोग जिनके बच्चों को कोरोना हुआ है या घर में किसी को हुआ है, दे कीप एन आई ऑन देयर चिल्ड्रन। अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये बीमारी भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में लग सकती है, क्योंकि ये भी अब कोरोना की वजह से सभी डर गए हैं, या बच्चों से बड़ों पे लग सकती है, क्या ऐसा कुछ सिलसिला है? नहीं जी, खुशकिस्मती से ये बीमारी किसी और को नहीं लग सकती थी, क्योंकि ये बीमारी है एक्चुअली वायरस जो है उस वक्त तक या आपकी बॉडी से निकल चुका होता है या अगर होता भी है तो वो म्यूटेट हो चुका होता है या डेड हो चुका होता है। ये एक्चुअली उस वायरस के अगेंस्ट जो आपका जिस्म एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करती हैं और वो आपके एक से ज़्यादा जिस्म के हिस्सों को इन्वॉल्व करती हैं, जिसमें दिल होता है, जिसमें स्किन होती है, आईज होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिनको ये अफेक्ट करती है। तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। ऐसे बच्चों में एक्चुअली अक्सर अगर आप कोरोना टेस्ट करवाएंगे तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर आप कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा। कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि ये हो सकता है कि अभी मुकम्मल तौर पर बॉडी ने वायरस को सिक्रीट ना किया हो, लेकिन उस वक्त तक ये बच्चे उस तरह से इन्फेक्शियस नहीं होते जिस तरह एक नॉर्मल कोरोना का। क्विकली कितने केसेस अब तक आपके नॉलेज में आए हैं इसके? देखिए, यूरोप में और अमेरिका में तो अभी इनकी तादाद हंड्रेड्स में जा चुकी है, क्योंकि ये उस वक्त नहीं होते केसेस जब आपका पीक चल रहा होता है, बाद में ये उस वक्त आते हैं जब आपका पीक नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, क्योंकि ये 2 से 4 या 6 हफ्ते के बाद आना शुरू होते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अभी तक हमारे पास 4 मरीज इस तरह के आ चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में जो मेरे नॉलेज में है 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे कराची में, इस्लामाबाद में, बाकी जगहों में इस बीमारी के साथ आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसूद सादिक, आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें बड़ी ही मुफीद मालूमात दी हैं, बड़ी ही इंफॉर्मेशन दी है इंपॉर्टेंट, कि अगर बच्चे को खुदा न खास्ता इस किस्म की अलामात हो जो मैं रिपीट कर दूं, जिसमें बुखार का चढ़ना, गर्दन में स्वेलिंग महसूस होना, पेट पे रैश होना, स्किन का झड़ना, ये सब चीज़ें हों तो आप नोट कीजिए और बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाइए। पेशावर BRT मंसूबा मज़ीद ताख़ीर का शिकार होने की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, मज़ीद पे एम्फेसिस है। मंसूबा मुकम्मल होने की 7वीं डेडलाइन भी, जी हाँ 7th डेडलाइन गुजर गई है, मज़ीद 3 महीने लग सकते हैं। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्टर को जुलाई में मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत की थी। डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी सैयद ज़फ़र अली शाह का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि कोरोना के बायस तामीराती काम ठप होने से कॉन्ट्रैक्टर ने मज़ीद वक्त मांगा है। वैसे पेशावर वाले भी किस अजियत में शिकार होंगे, बिकॉज मैं लाहौर में रहता था जब लाहौर में ये मंसूबा बन रहा था, जैसे हम ये जो बसेस वाला है BRT सिस्टम, और जितने महीने वो तो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हुआ था और जितने महीने बना था पूरे लाहौर की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल में रही थी, क्योंकि सड़कों की खुदाई और इससे धूल मट्टी और एक अजीब केओस मचा होता है। और पेशावर पे तो हैरानी होती है कि अब तो सालों हो गए हैं मंसूबा ख़त्म ही नहीं हो रहा। कुछ रोज़ पहले मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि BRT मंसूबा मुकम्मल है, सरप्राइज़ इफ्तिताह कर सकते हैं। फिर वही पता नहीं, मैंने कहा कोरोना की वजह से आप भूल गए होंगे, फिर आपने BRT उठा दिया। लेकिन BRT का मैं आपको बता दूं कि हम BRT के ऊपर हमारी ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। हमने वो डेटे वेटे नहीं देने, लेकिन अचानक आपको पता चलेगा, हम आपको इन्वाइट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब उसका इफ्तिताह करेगा। He was serious about it, ये मजाक नहीं था। वो कहते हैं जी अचानक से हम इसका इफ्तिताह करेंगे
अब सर कोशिश तो यही है कि कोरोना की वजह से बाकी सारे मसाइल लोग भूल जाएं, लेकिन क्या करें कि बाकी मसले भी हैं और कोरोना भी अपनी जगह हैं। इससे पहले ये बात भी सामने आई थी कि पेशावर में BRT मनसूबा चलने से पहले ही खसारे का शिकार हो गया है। मनसूबा बर वक्त मुकम्मल ना होने से कौमी ख़जाने को 2 अरब रुपए इजाफी का टीका लग चुका है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट के फौरी बाद ऐलान किया था कि BRT मनसूबा मुकम्मल है, बस अब किसी भी दिन वज़ीर आज़म साहब इसका इफ्तिताह कर देंगे। अभी हमने सुनवाया भी सर, फिर एक डेडलाइन आकर गुजर गई है। क्या हो रहा है? हमें भी बार बार पूछते हुए अजीब महसूस होता है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, BRT बिल्कुल मुकम्मल है, इसका सिविल वर्क भी कंप्लीट है। अब इसके अंदर जितने भी छोटे मोटे काम थे वो तकरीबन कंप्लीट है। और इस वक्त आपको पता है कि पेशावर के अंदर जो BRT बनी है उसमें टेस्टिंग सर्विस शुरू हो चुकी है। जो ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देनी होती है, जो इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा बसें डेली बेसिस पे चल रही हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उस दिन विज़िट किया था उसका। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अपने वक्त से 1 साल पहले ये BRT बनने जा रही है। आप देखें, जो एग्रीमेंट हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ वो 2021 का है, आज 2020 है और इंशाल्लाह ताला हर चीज़ कंप्लीट है। सिर्फ उसकी जो टेस्ट रनिंग वगैरह वो सारे उसको चेक किया जा रहा है। आप देखें, जो डेडलाइन दी थी उसमें डेफिनेटली जो कोविड-19 आया उसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है। ज़ाहिर है BRT भी मुतासर हुई होगी। 2-3 महीने जो पीरियड आ रहा है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि जी मुतासर हुई, तो डेफिनेटली मुतासर हुई है। लेकिन इसकी मेन वजह ये है कि जो वायरस था, कोरोना वायरस, उसकी वजह से दुनिया की हर चीज़ मुतासर हुई, हर मनसूबा मुतासर हुआ। ज़ाहिर है BRT तो एक छोटा सा मनसूबा, तो उस हवाले से अगर दुनिया के उसमें देखा जाए डेफिनेटली मुतासर हुआ उससे। सर, कोरोना से पहले भी मुतासर था और शायद अल्लाह करे कि कंप्लीट हो जाए, वरना ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद भी यही बात ना हो रही हो कि बीच में कोरोना आ गया था, BRT नहीं बना। हम चलें, आपसे कोई तारीख नहीं मांगते, ये मनसूबा कब तक मुकम्मल होगा, मगर ये बता सकते हैं कि आप साल इस मनसूबे का दिफा और प्रमोशन करते रहे हैं। क्या इसका बर वक्त मुकम्मल ना होना सूबाई हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है, या नाकामी हम इसे कहें या ना कहें? जितने भी इसका वर्क था ज़बरदस्त तरीके से हुआ, सारे स्टेशन मुकम्मल हैं। और इस वक्त जो टेस्टिंग जो सर्विस शुरू हुई है, मेरे ख्याल से इस बात की दलील है कि हमारी BRT कंप्लीट हो चुकी है। जो ज़ाहिर है लोगों का काम ही है, अपोजिशन का काम ही है शोर मचाना। मेरे ख्याल से एक दफ़ा अगर ये शुरू हो जाएगी BRT तो आप देखेंगे 3.5 लाख लोग रोज़ाना उसके अंदर सफ़र करेंगे। गरीबों के लिए बहुत बड़ा मंसूबा है। बजाय इसके कि हम कहें कि जी हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत कैसे नाकाम हो गई? 1 साल पहले मंसूबा बना के दे रहे हैं तो क्रेडिट देना चाहिए। पूरी दुनिया इसका क्रेडिट देगी, इंशाल्लाह एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा इसके क्रेडिट। तो एक अच्छा एक गवर्नमेंट के साथ जो जितने भी गवर्नमेंट से हो सकता था वो किया है। छोटे मोटे काम हैं जिसका BRT से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो काम भी महीना 2 में वो कंप्लीट होता जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी करता हूँ कि BRT मुकम्मल है और इंशाल्लाह किसी वक्त भी हम उसको शुरू कर सकते हैं। सर मुकम्मल है तो शुरू कर दें। खुदा की कसम, बहुत शुक्रिया शौकत साहब। मेरा बड़ा शौक़ है पेशावर घूमने का, लेकिन मैं सिर्फ ये BRT के मुकम्मल होने पे ही आऊँगा और फिर उसका इफ्तिताह इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा जी, अभी हम क्विकली ये बताएं कि 1 जुलाई 2020 पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के 25 साल मुकम्मल हुए हैं और इस हवाले से एक पुरवकार और सादा तकरीब का अहतमाम किया गया कराची में हेडक्वार्टर्स में। इस मौके पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ मेहमान खुसूसी थे। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स आमद पर DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने कोर कमांडर को खुशामदीद कहा और इस मौके पर कोर कमांडर कराची ने परेड का मुआयना किया और जवानों ने अस्करी तरबियत का अमली मुजाहिरा पेश किया। कोर कमांडर कराची ने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि सिंध रेंजर्स ने ये 25 साल आला कारकर्दगी, पेशा वाराना महारत, फ़राइज़ की बजा आवरी और एहसास ज़िम्मेदारी की आला मिसाल हैं। सो ये वो ज़बरदस्त सादा मगर पुरवकार तकरीब है जिसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। कल ये तकरीब एक्चुअली मुनक्किद की गई थी। सो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान रेंजर्स सिंध फ्रॉम जियो न्यूज़ जियो पाकिस्तान। आरूफ गुलकार सलमान अहमद भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दी और ये तो उस जगह कोरोना वायरस का शिकार हुए थे।
पाकिस्तान में भी नहीं थे, दयारगैर में थी, न्यूयॉर्क में थे, जहाँ पर शायद करंटीना आई डोंट नो मुश्किल था गुजारना, आसान था निस्बतन पाकिस्तान से, ये तो उन्हीं से जानेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क में जब ये कोरोना का शिकार हुए थे तो पूरी दुनिया न्यूयॉर्क की सूरत हाल से सहमी बैठी थी, क्योंकि कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था न्यूयॉर्क। यही हर तरफ सूरत हाल थी। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने वक्त दिया। होपफुली यू डूइंग वेल। अब आप मुकम्मल रिकवर कर चुके होंगे, क्योंकि जितने भी लोगों से हम रोज़ाना किसी न किसी मारूफ शख्सियत को बुलाते हैं जो कोरोना से रिकवर होती है, वो कहते हैं कि कुछ जो कमज़ोरी, नकाहत, लथाजी जो है वो कुछ हफ्तों तक रहती है। तो आपका वो पीरियड ख़त्म हो गया आई गेस? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अप्रैल में मुझे सिम्टम्स हुए कोविड-19 के, न्यूयॉर्क में था, जिस तरह आपने कहा, अपने नाज़रीन को आपने बताया। और अप्रैल में मेरे जो डॉक्टर आइबेली, वो ये हाल था कि उन्होंने मुझे जूम पे कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जूम पे मुझे बताया कि आप इस वक्त समझें कि आप ऐसी जगह पे हैं कि ना वहाँ अस्पताल है, ना वहाँ टेस्टिंग है, ना मास्क है, ना कोई पीपीई है, ना कोई बेड है, आप अपने आप को घर पे क्वारंटीन कर लें। तो उस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर हॉस्पिटल में लाशें थी, जिसमें आपने कहा, अभी बताया नाज़रीन को कि कब्रिस्तान का समा था कि ट्रक थे, फ्रिजिडेयर ट्रक, जिसके अंदर लाशें, क्योंकि दफनाने की जगह नहीं थी, इसकी लाशें थी। तो मेरे जहन पे मुझे 14 दिन मैं क्वारंटीन किया अपने घर के, और मैं बता देते थे कि मेरे 2 और भी रिलेटिव्स जो थे वो भी कोविड-19, एक्चुअली 4 और नहीं, और अमेरिका में थे। तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस भी ये कर रहे थे कि हमने क्या हिकमत अमली करनी है। तो सबसे पहले तो ये चीज की कि अपने आप को क्वारंटीन कर लिया बिल्कुल। जो ग़िज़ा थी ना, ग़िज़ा के अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, ये 2 चीजें बहुत जरूरी थी, रोज ले रहा था मैं। और ये जो हमारी पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज के अंदर आपको ये विटामिन मिलेगी, ठीक है ना, नींबू में, शहद में। तो क्योंकि वैक्सीन नहीं है, अब क्योंकि वैक्सीन नहीं है तो आपको अपनी ट्रीटमेंट तो करनी थी। तो ये क्या करती है, इसकी साइंस पढ़ी मैंने, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। तो इसकी साइंस ही बताती है कि ये कोरोना वायरस जो है, ये कोविड-19, ये आपके फेफड़ों को अटैक करती है सबसे पहले। तो आपको चेक करना है सबसे पहले कि आपकी जो इम्यून हेल्थ है, ये कुव्वत वफादियत जो आपकी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो होगी तो जिस तरह मेरे साथ हुआ। सलमान साहब, आप उस वक्त का जिक्र कर रहे हैं जब पाकिस्तान में इतने केसेस नहीं थे और हम सुन के डर जाते थे, और आप ऐसी जगह थे जहां वाकई अमेरिका में जो हमारे कजन्स डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं मास्क भी नहीं थे, जब तक कंफर्म केस ना हो अस्पताल मास्क नहीं दे रहा था, ये हालत थी। तो ऐसे में जब इर्द गिर्द ये सिनेरियो हो, सबसे बड़ी जंग तो गालिबन एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ओवरकम करना होगा उस वक्त में जब आपके इर्द गिर्द इतनी लाशें हों। तो सबसे पहला ख्याल तो इंसान को यही होता है ना कि भाई इट्स ओवर। तो वो सोच कैसे आपने ख़त्म की? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिल्कुल आपने सही कहा कि मेंटल हेल्थ जो है ना, क्योंकि ज़हनी, देखिए वहम जितना होता है ना, लोगों को वहम हो जाता है आपके इर्द गिर्द। जो अब देखिए टीवी ऑन किया हुआ था, केबल न्यूज चल रही थी, जितना हम जियो को सुनते हैं पाकिस्तान में, इसी तरह वहाँ के जो केबल चैनल थे उनको सुन रहे थे। तो वो यही बता रहे थे, जो गवर्नर कोमो जो है न्यूयॉर्क के, कि इस वक्त एक लहर है और आग की तरह फैली हुई है और हर जगह लाशें गिर रही है। तो जहन ये करता, नॉर्मली क्या करता है कि पैनिक में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए क्वारंटीन में मैंने ये किया कि देखिए, एक तो है कि आपको, मेरा तो यकीन है, ईमान है अल्लाह के ऊपर, किसी जिंदगी मौत के हाथ में है। एक तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है। फिर जो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, इसकी जो साइंस है कि ये डिजीज आपको होएगी, लेकिन अगर आप अपना ख्याल करेंगे, अगर आप मास्क पहनेंगे, अगर आप डिस्टेंस करेंगे, 6 फुट का डिस्टेंस करेंगे, तो आप बच भी जाएंगे। तो मतलब मैं कह रहा हूँ, मेंटली आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप एक जंग लड़ने लगे हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा मेरी जो रोज का रियाज मौसीकी का, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके सारे जो जज्बात हैं और फीलिंग्स हैं वो आप रियाज के अंदर डाल सकते हैं।
मैंने एक तराना भी बनाया तुझे सलाम, उसी दौरान क्वारंटीन के उसको रिकॉर्ड किया और प्रोड्यूस किया। तो आपको ना अपने माइंड को खौफ की तरफ नहीं जाने देना। खौफ की तरफ गए तो आप फिर खुद ही बीमार हो जाएंगे। अपने आप को आपने पॉजिटिव रखना है, आपने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से। मैं आपको ये बता दूं कि जब मेरे पास सिम्टम्स थे तो मैंने जितनी स्मार्टफोन पे दोस्तों और रिश्तेदारों से जितनी लंबी लंबी बातें की, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग हैं जिनको हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अपने जहाँ भी रिश्तेदार थे मैंने उनको फोन पे बता रहा था क्या है कि आप किस तरह बच सकते हैं। और इस वक्त मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानियों को देखिए, हम बहुत रेजिलियंट, हमारे अंदर जज्बा और जुनून है, हम एक रेजिलियंट कौम है। हम इसको शिकस्त दे सकते हैं बशर्ते कि हम ज़हनी तौर पे मजबूत रहें। और वो कहते ना है, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जिससे जो करे बच्चों है आसमान। अच्छा, ऐसे ये बताइएगा कि आपके दोस्तों रिश्तेदारों का आप तस्करा कर रहे थे, उनमें भी गालिबन आपने कहा था कि काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की जो इन्फेक्ट हुए थे, तो आर दे ऑल डूइंग फाइन? और दूसरा, ऐसे में अपनी फैमिली की सपोर्ट, सलमान क्या आप अकेले थे न्यूयॉर्क में, तो या फिर आपकी इमीडिएट फैमिली आपके साथ थी? वो फैमिली की सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मेरी इमीडिएट फैमिली, ठीक है ना। मेरी वाइफ डॉक्टर समीना एक डॉक्टर है और वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन की डॉक्टर है, यानी कि जो एक तो एलोपैथिक इलाज जो हमने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और अल्लामा इकबाल से ग्रेजुएट किया वो सीखा, और वो दूसरा है जो हर्बल इलाज है, जो इस वक्त मैं समझता हूँ कोरोना वायरस के दौर में सबसे ज्यादा वो सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। तो समीना ने जी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, उसको इंटीग्रेटिव कहते हैं या ऑल्टरनेटिव कहते हैं। तो उसमें समीना की जो ट्रीटमेंट थी मेरे लिए वो यही थी कि देखिए, ये जो पैनाडोल, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये तो आपने यूज की, लेकिन अपनी जो कुव्वत मुफादियत है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी तरह मैंने चीजें आपको बताई सारी, कि जिसमें शहद, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज। समीना का और मेरी फैमिली का होना घर में बहुत ज्यादा एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ थी। ये जो मेरे रिश्तेदार और दोस्त हैं, तकरीबन मैंने एक लिस्ट बनाई, 56 के करीब है जो कोविड पॉजिटिव है, ठीक है। उनमें से अनफॉर्चुनेटली 4 की डेथ हो गई है, और एक मेरी जो बहुत क्लोज रिलेटिव है वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर है, और मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। आपके नाज़रीन को भी कहूँगा कि दुआ करें कि वो इसमें से निकल आए। वो भी ऑक्सीजन पे है। ये 56 के करीब लोग हैं जो मेरे फैमिली और अच्छे दोस्तों को, जिनको मैं समझता हूँ, उनको कोविड-19 है। तो ये कोई जो कोई कहता है ये कोई चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज उड़ाई है। खुदा का वास्ता कि अपनी हिफाजत करें, मास्क पहने, अपने आप को दूर रखें, और ये अपनी कुव्वत वफादियत को और ज्यादा पुख्ता करें। अच्छा सलमान, अल्लाह ताला आपकी जो रिश्तेदार हैं जो बीमार हैं उन्हें सेहत दे, और आपकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्विकली हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आर्टिस्ट बड़े सेंसिटिव होते हैं, और आजकल हमारी पूरी कौम ही बड़ी सेंसिटिव हुई भी है, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है कोरोना है, कोविड-19 है, उसका पीक ही ऑलमोस्ट अभी चल रहा है पाकिस्तान में, फिर माशी हालात हैं हमारे, फिर और बहुत से मसाइल हैं जो कि अपैरेंटली हमें लग रहा है कि हल नहीं हो रहा है या हल होने की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। तो आपकी एक बड़ी वाज़े पॉलिटिकल एफिलिएशन रही है इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह कोविड-19 की सिचुएशन को हैंडल किया गया है, आर यू रियली होपफुल कि पाकिस्तान ठीक ट्रैक पे है, या आपको लग रहा है कि खान साहब को कुछ नज़रसानी करनी होगी चीज़ों पर? जी देखिए, अच्छा सवाल है आपका। मैं जाती तौर पे एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं सारी जिंदगी, मेरे जितने पुराने आप सुनेंगे, जज्बा जुनून, जिस दिल पाकिस्तान, जो व्हाइट साइंस के साथ किया, आज़ादी जुनून से और इश्क से मिलती आज़ादी, कुर्बानी की बहुम मिलती आज़ादी, मेरी सारी जिंदगी का जो तजुर्बा है ना, वो ये है कि जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, स्ट्रॉन्ग, तो उसमें से रिजल्ट भी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव आएंगे। मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है। अब मेरी दोस्ती वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ क्रिकेट के दिनों से है, तो मैंने उनको क्रिकेट से फिर हॉस्पिटल, SKMT हॉस्पिटल बनाते देखा, फिर उनको उनकी 24 साल की जो
सियासत की जर्नी है वो देखी, स्ट्रगल जो था, और फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो मैं आपको कैटेगोरिकली ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस इमरजेंसी से गुजर रहा है, कि कोरोना भी है, पूरी दुनिया में कोरोना फैली हुई है, ये वबा अमवात है, मईशत जो है वो अफेक्ट हुई है। फिर आप देखें कि अभी स्टॉक एक्सचेंज पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ अभी 2-3 दिन पहले, जिसका हमारे जवानों ने बहुत दिलेरी से उसका मुकाबला किया और वो टेररिस्ट को, दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज कर दिया। और फिर कल ये जो कश्मीर में वो जो एक तस्वीर आई है कि जिसमें 3 साल का बच्चा जो है वो अपने दादा के पेट के ऊपर जो उनकी लाश जो है उनके बैठा और रो रहा है। ये इस वक्त पाकिस्तान में वजीर आज़म इमरान खान जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत पॉजिटिव इंसान है, मेंटली स्ट्रांग इंसान है। इस वक्त यूनिटी, जो कायदे आज़म ने कहा कि यूनिटी फेस डिसिप्लिन, तंजीम इत्तेहाद ईमान, हमें एज ए नेशन इस वक्त जंग है, ये जिहाद लड़ रहे हैं हम लोग। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमें उनकी सपोर्ट करनी है, क्योंकि वो रोज अपने आप को मुश्किल में डाल के, खतरे में डाल के इलाज कर रहे हैं। तो वजीर आज़म इमरान खान से बेहतर कोई लीडर हो ही नहीं सकता इस वक्त पाकिस्तान के लिए। चले, थैंक यू। और होपफुली आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं जो अभी भी इस बीमारी में मुब्तला हैं, सलमान, वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। और आपसे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिली और सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि बस पॉजिटिव रहना है। अब पॉजिटिव रहना कहना आसान होता है, अपने दिमाग को इस तरफ राग़िब करना ज़रा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एट टाइम्स आपको लगता है कि आपका दिमाग भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन, अपना अल्लाह ताला के साथ रब्ता और मजबूत कर सकते हैं। आप किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये जहन का मजबूत रखना कोरोना वायरस की जंग से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तैयारा हादसे के इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद से PIA के लिए नित नई मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। 1/3 पायलट्स के मशकूक लाइसेंसेस की वजह से PIA और मुल्क को बैरूनी दुनिया में मसाइल का सामना है। ये तो वाक़े का है एक रुख, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े में जांबाहक अफराद के वरसा ने इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि रिपोर्ट आम करना बहुत ज़रूरी था। रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस हैं, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जांबाहक अफराद के अहल खाना का मौक़िफ़ था कि CAA, PIA और पाल्पा सब एक जैसे हैं। तैयारा हादसे के बहुत सारे जिम्मेदार हैं, तमाम के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। कोई हेल्प डेस्क तैयार नहीं हुआ, किसी ने कोई हॉटलाइन तैयार नहीं की, कोई इंफॉर्मेशन डेस्क नहीं बना। सिविल एविएशन ने अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो तर्क कर दी, और इनके पास तमाम फैमिलीज के नाम होने चाहिए थे, कॉन्टैक्ट पैसेंजर मैनिफेस्ट होना चाहिए था। ये तमाम वो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है जो कि एक एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम या डिजास्टर रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। कोई लीगल या कोई साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं प्रोवाइड की गई। फैमिलीज वर लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। बिल्कुल फैमिलीज को खाली छोड़ दिया गया कि आप जो भी करें खुद करें। शहदा के अहल खाना ने मज़ीद कहा कि हादसे के बाद एयरलाइन का अमला मुतासरीन की मदद के लिए मौजूद नहीं था। हादसे की जगह से करोड़ों रुपए बरामद किए गए, लेकिन वो कहाँ गए किसी ने हिसाब नहीं दिया। लोगों की पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, ज्वेलरी थी, बहुत कुछ था, किसी का कुछ पता नहीं है। आरिफ इकबाल फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूकी साहब की अहलिया और 3 बच्चे इस हादसे में जाँ बहक हो गए थे, शहीद हुए थे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में ये भी मौजूद थे। आरिफ साहब, अब यकीन मानिए अल्फाज नहीं है, हिम्मत नहीं है आपसे सवाल करने के लिए। आपकी पूरी इमीडिएट फैमिली अल्लाह ताला को प्यारी हो गई इस हादसे में। आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने PIA तैयारा हादसे में अपने प्यारे खोए हैं। बहुत मुश्किल वक्त है, किसी चीज़ से आपके नुकसान का इजाला नहीं हो सकता। हुकूमत ने जो 1 माह में हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट दी है, आप लोग मुतमईन तो नहीं हैं, लेकिन रिजर्वेशंस आप बताइए कि क्या हैं आप लोगों को इस पे।
नहीं, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जो दिखाई नहीं गई है, उसके अंदर भी हम लोग इसको टोटल रद्द किए हैं। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये पूरा एक जहाज़ था, एक गाड़ी नहीं थी, ठीक है ना। एक पुर्जा इसका चेक होता है, ठीक है ना। जो प्रॉपर रिपोर्ट है उसकी साल या 1.5 साल बाद आनी है, और असल मसला भी इस रिपोर्ट का नहीं है। दूसरी चीज़, जो ये पायलट्स वाला इशू अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये भी कहते हैं ये गलत किया गया है, ठीक है ना। अगर ये पायलट वाला इशू स्टार्ट करना था उनको, तो ये और भी तरीक़ेकार थे इसको करने के। पहले आप तफ्तीश वगैरह करते सही तरह कि कौन सी जाली है, कौन सी नहीं है, कौन सी डूबियस है, क्योंकि कोई ना कोई है जो अंदर CAA के अंदर या PIA के अंदर ऑथराइज़ किया था। वो कौन था बंदा जो ठप्पा लगाया था? आया तो अगर पायलट की अगर फेक थी डिग्री, या अगर वो साइकोलॉजिकली अनफिट था, ठीक है, तो ये कौन उसको ठप्पा लगा के अप्रूव किया, ठीक है। उसके बाद फिर कौन ऊपर से जो हायर अप है, कौन उसको ऑथराइज़ किया था, ठीक है ना। ही इज़ गिल्टी एज वेल। और फिर पीछे से अगर पॉलिटिकल अपॉइंटी है, ठीक है ना, तो पीछे से कौन सा मिनिस्टर था जो कि ये इन्फोर्स किया था, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह कि जो हमारे पास जो PIA है, दिस इज़ ओवरली स्टाफ्ड। अच्छा, इस हादसे में सर ये बताइएगा कि बहुत जो रिपोर्ट तरतीब दी गई है, इसमें बहुत से लोगों से इनपुट लिया गया है, तो आपकी तो पूरी फैमिली चली गई, आपसे किसी ने कुछ सवाल किया, कुछ पूछा, आपसे ताबन मांगा इस सिलसिले में? मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन एक ब्लैंकेट आ गया था कि वो DNA की चीज़ डिस्कस ही नहीं करनी है, जबकि बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं आपके कंसर्न्स रेज हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, उसमें 4 या 5 विटनेसेस थे जो कह रहे थे हमारे साथ भी ये ज़्यादती होने लगी थी, लेकिन क्योंकि हम लोग फोरेंसिक्स हम PFS से करवाए थे, तो वहाँ उनकी बचत हो गई थी। अभी जो लास्ट बॉडी भी जो आपकी अहमद मुर्तज़ा साहब जो अपने भाई की जो क्लेम किए हैं, वो हम लोग जाके टेस्टिंग वगैरह करवाए थे, फिर हम लोग बॉडी ट्रेस करके इनको दिए थे, ठीक है। तो इस पर कोई बात नहीं किया था, तो मुझे अभी तक कोई अप्रोच नहीं किया है। इस टाइम पे भी क्या कहते हैं, मैं अपने वीडियोज़ वगैरह बना के, और ये तजावीज़ वगैरह हैं, एक रात पहले मैं भिजवाया था PM हाउस, जिसके अंदर मैं ये तजवीज़ दिया था कि 6 महीने के लिए इसको वो करें, और ये सारी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उसके अगले दिन फ्लोरिडा हाउस आके ये किए हैं, और वो माफियाज़ वगैरह अनाउंस किए, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अब पूरे पाकिस्तान को फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत एक बड़ी चीज़ है, ये इंस्टीट्यूशन सही करना है, एविएशन और PIA, और इसके अलावा जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता फॉर दैट लॉन्ग। आपके इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि ये सही तरीक़ा नहीं है इस मसले को हैंडल करने का, जिस तरह से एविएशन मिनिस्टर के बयान वगैरह भी आए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आरिफ साहब, हम देखते हैं कि तैयारा हादसे की रिपोर्ट्स तो आ जाती हैं, लेकिन एक्शन फिर ज़ाहिर है कम ही होता है, तो आप किस तरह का एक्शन चाहते हैं और किसके खिलाफ एक्शन चाहते हैं? देखें, जब आप सारी यूनियंस वगैरह तोड़ेंगे और PIA को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे, ठीक है, और एक इंटरनेशनल एविएशन फर्म को अंदर लेके आएंगे, तो फिर सारी चीज़ें और इन्वेस्टिगेट होने शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। जब ये होना शुरू होंगी तो आपके ऑटोमेटिकली सारा जो आपका सिस्टम है, वो निज़ाम आपका परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरिट ऊपर आ जाएगा। आपके पायलट्स हैं, हो सकता है 2 नंबर पायलट्स हों, ज़रूरी नहीं कि सारे हों, ठीक है ना। इंजीनियर्स पे भी आप सवालात वगैरह उठने शुरू हो गए, तो आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, एविएशन इंडस्ट्री को पूरा आपने रेवोल्यूशनाइज करना है, चेंज करना है। इस तरह अभी जिस तरह चल रहा है नहीं चल सकता। You're right, जिस तरह चल रहा है वैसे नहीं चल सकता। आरिफ इकबाल फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुतासरीन में शामिल थे, और जो मुतासरीन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अब तक इब्तदाई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है तैयार हादसे की, दे आर नॉट सैटिस्फाइड। इस पर वज़ीर आज़म साहब को ख़ुद नोटिस लेना चाहिए, ख़ुद देखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया उजड़ गई लिटरली। अगर एक इंसान की अहलिया और 3 बच्चे चले जाएँ तो उसके पीछे क्या बचता है ज़िंदगी में? ज़ाहिर है, और अगर यही लोग मुतमईन नहीं हैं तो फिर ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो इन लोगों की दादरसी करे। इनके पास अब और तो कुछ है नहीं, सिर्फ तसल्ली और दिलासा दिया जा सकता है ना इन लोगों को, तो वो तो देना बनता है। बड़े दिल खराश मनाजिर हैं, और यकीनन दोबारा से अगर आप इस हादसे और इसमें जिनके साथ जो हुआ वो सोचें तो आपका दिल खून के आंसू होता है कि किस तरह से पूरे ख़ानदान उजड़ गए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक पंजाब हुकूमत के फैसले की बात करेंगे। पिछले 10 दिनों में लाहौर में 2 नौजवानों ने PUBG गेम में मिशन पूरा ना होने पर मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की। अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने PUBG गेम पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। PTA के एलामिया में बताया गया है कि PUBG गेम पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई गई है। PUBG गेम को मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से दरखास्तें मौसूल होने पर बंद किया गया है। PTA को लाहौर हाई कोर्ट ने भी मामले का जायज़ा लेने की हिदायत की है। अब हमारा ये मौक़िफ़ है, या पर्सनलिटीज़ मेरा ये मौक़िफ़ है कि पाबंदी लगाना किसी भी मसले का कोई हल नहीं होता। आप इसकी मामले की इंक्वायरी करें, ख़ुदकुशी की बाकायदा पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है मुबैना ख़ुदकुशी की, कि और क्या मुहर्रिकात थे, क्या नौजवान जो खेल रहे थे ये गेम बेरोज़गार थे नहीं थे,
इनकी नौकरी चली गई थी इस पेंडेमिक में, इस इकनॉमिक मामलात में, तो ये हल नहीं होता कि आप टिकटॉक बंद कर दें, आप यूट्यूब बंद कर दें, आप पबजी बंद कर दें। ये किसी भी चीज़ का हल नहीं होता और चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी पे बैन लगाना इज़ नो सॉल्यूशन। अच्छा, आपको पता है ना कि 59 एप्लीकेशंस हैं जो माशाल्लाह इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से बड़ा कोई मूव लिया है और पाबंदी लगा दी है, जिसमें टिकटॉक वगैरह भी शामिल हैं, जिसमें इंडिया में भी अब आवाज़ उठ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका टिकटॉक से रोज़गार वाबस्ता है, तो वो सारे बेरोज़गार हो गए। और इससे पहले ही माशाल्लाह हमारे यहाँ बेरोज़गारी का क्या आलम है पूरे बरसगीर में और दुनिया में, तो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ज़्यादा होता है। बताना आपको ये है कि नए माली साल का आगाज़ हो चुका है और कोरोना की वजह से मईशत सख्त दबाव में रहेगी। पिछले माली साल के आदाद और शुमार यही बता रहे हैं हमें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो जिस पर हाल ही में दहशतगर्दों का नाकाम हमला भी हुआ था, तो पिछला माली साल हौसला बख्श नहीं था। साल के आखिर में कोरोना की वजह से कारकर्दगी मुतासिर रही। जनवरी से मार्च के दौरान इंडेक्स 28% गिर गया, लेकिन लॉकडाउन में नरमी के बाद अप्रैल से जून के दौरान कुछ बेहतरी हुई है। कई साल तक दुनिया की बेहतरीन उभरती हुई मार्केट्स में शामिल रहने वाली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में जून 2019 से जून 2020 तक सिर्फ 2% का ही इजाफा हो सका है। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, माशी तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। माली साल 2019-2020 का अब इख्तिताम हुआ, 1 जुलाई के बाद की हम सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, 1 जून के बाद की। तो आपने एक जायजा पेश किया जिसमें स्टॉक मार्केट में इस पूरे साल क्या चलता रहा वो बताया गया है। आपको ये परफॉर्मेंस मायूस कुन क्यों लग रही है? देखिए, ये तीसरा साल है कि मार्केट ने इन्वेस्टर्स को कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। पिछले साल मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही है, 1-2% का इजाफा हुआ है। और ये 3 साल जो हैं पाकिस्तानी तारीख के लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। बहुत अरसे बाद लगातार 3 साल इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं कमाया। आई थिंक इसके 2 फैक्टर्स हैं। पहला तो फैक्टर ये था कि पाकिस्तान की जो माशी कारकर्दगी थी वो बहुत ही ख़राब थी। जब से नए इलेक्शन हुए थे, इसके बाद जो अनसर्टेनिटी थी वो कंटिन्यू होती रही। अलबत्ता ये ज़रूर था कि इस हुकूमत ने जो नई माशी टीम इंडक्ट की, उससे जो पहले 6 माह थे जिसमें IMF से मुआहिदा हुआ, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े, जिसमें रुपए में इस्तेकाम आया, उसकी वजह से 6 माह तो अच्छे रहे। मगर फिर जो दूसरा हाफ है जो मार्च ऑनवर्ड है, उसमें जो ग्लोबल वायरस हुआ उसकी वजह से मार्केट में बहुत शदीद गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से जो पहले 6 माह के जो कुछ इकोनॉमिक रिकवरी के गेन थे वो भी लूज कर दिए। तो ऑल इन ऑल पिछला साल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं रहा और ये कंटिन्यूस 3 साल हैं जो सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बनाए। ठीक है, आप कह रहे हैं ऑल इन ऑल अच्छा नहीं रहा है, तो मुसलसल दूसरे साल की आप बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा तेज़ कारोबार नहीं हो सका। बुनियादी मसला अगर आप निशानदही कर पाएँ, क्या रहा? वॉल्यूम्स जो हैं, एक्टिविटी होती है, वो भी एक इंडिकेटर होती है स्टॉक मार्केट की, वो भी अच्छी नहीं रही। पिछले साल भी वॉल्यूम्स कम थे। रोज़ाना की बुनियाद पे 7 अरब रुपए की खरीदो फरोख्त हुई, जो दुनिया के स्टैंडर्ड से भी बहुत कम है, पाकिस्तान के अपने स्टैंडर्ड से भी बहुत कम है। इसमें मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा माशी अनसर्टेनिटी थी साल के शुरू में। इसके बाद कुछ हालात बेहतर हुए, मगर फिर जो कोविड-19 की वजह से जो अनसर्टेनिटी रही, तो सरमायाकारों ने बेहतर समझा कि पैसों को हम फिक्स्ड इनकम में और करेंसी में लगाएं रादर देन स्टॉक मार्केट में। अच्छा सुहेल साहब, अब कोरोना का मसला भी है, ये साथ साथ ही चल रहा है, मईशत के हालात भी पूरी दुनिया में मुश्किल हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। ऐसे में सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए हुकूमत की तरफ से क्या किया जा सकता है? दुनिया की हुकूमतें स्टिमुलस दे रही हैं अपनी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करने के लिए है। पाकिस्तान में चूँकि माशी हालात, फिस्कल हालात अच्छे नहीं हैं, पैसे हुकूमत के पास ज़्यादा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलस तो नहीं दे पा रही। मगर एक चीज़ हुकूमत ने सेंट्रल बैंक के थ्रू ज़रूर की है कि इंटरेस्ट रेट बहुत गिरा दिया है, जिसकी वजह से जो शॉर्ट रन में आउटलुक है स्टॉक मार्केट का वो बेहतर लग रहा है। और दो मईशत के हालात अच्छे नहीं हैं और दो स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज़ हैं उनकी अर्निंग्स का आउटलुक अच्छा नहीं है, मगर चूँकि इंटरेस्ट रेट 13% से 7% हो गए हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी हो। और हुकूमत को जिस तरह दूसरे ममालिक में स्टिमुलस दिया गया है, हुकूमत को भी चाहिए कि अमीरों से टैक्स कलेक्ट करे और
गरीबों पर और इकोनॉमी के वो शोबों पर जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं वहाँ खर्च करे, ताकि मईशत जो बुरी हालत में है और कॉन्ट्रैक्शन में है उसको सहारा। शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल साहब। हमने बात की इस सिलसिले में। अभी एक और मसला जिस पे हम काफ़ी दिन से बात करना चाहते थे और कराची में रहने वाले अक्सर शिकवा के ना रहते हैं, शिकायत करते हैं कि सिंध हुकूमत कि कराची की रिप्रेजेंटेशन एज सिंध हुकूमत में नहीं होती है, तो वो कराची पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। और बात कोई ऐसी गलत भी नहीं है, माशाल्लाह इस शहर की सूरत हाल आपके सामने ही है, चाहे वो कचरे का मामला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या चाहे वो आज तक इस शहर को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना देने के काबिल होने की बात हो। सिंध हुकूमत की कराची से लाताल्लुक़ी बरसों पुरानी है। मुल्क के सबसे बड़े शहर से कचरा उठाने का कोई निज़ाम नहीं अब तक मरबूत डेवलप हो सका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है। पानी की किल्लत है, टैंकर माफिया का राज है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है। और किस्मत ये कि नए माली साल के बजट में सिंध हुकूमत ने कराची की तरक्की पर तवज्जो ही नहीं दी है। 1.9 अरब रुपए भी जारी मंसूबों के लिए रखे गए जो पहले से जारी थे। कराची के लिए रवा माली साल कोई नया तरक्याती मंसूबा नहीं रखा गया, विच वॉज वेरी अलार्मिंग, सरप्राइजिंग एंड सैड, क्योंकि ये शहर पाकिस्तान का मौशी हब है। लेकिन जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनके नाम पर कराची के अक्सर इलाकों में ऐसे रोड्स बनाए जा रहे हैं जो तामीर के दौरान या चंद हफ्तों बाद ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और समझ नहीं आता कि माशाल्लाह CM हाउस से ही आगे वाला रोड देख लें जो आखिर तक पंजाब चौरंगी तक जाता है। कराची में रहने वाले वाकिफ़ हैं, 600 दफ़ा उधरता है ये साल में रोड और 600 दफ़ा दोबारा बनता है। एक ही रोड है जो मेरा रोज़ का रूट है, इसलिए मुझे पता है हर रोज़ बन रहा होता है, हर रोज़ उधड़ रहा होता है, पता नहीं क्या हो रहा है। अली इमरान सैयद रिपोर्ट कर रहे हैं। आज हम स्कीम 33 के मुख्तलिफ रोड्स का दौरा करेंगे और देखेंगे कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड हैं उनका क्या हाल है और जो दीगर बन गए हैं 2 साल पहले, महज 2 साल पहले बने हुए रोड्स का क्या आलम है। अभी रोड तामीर जारी है कि किनारों पे लगे कर्ब ब्लॉक्स तामीर से पहले ही शिकस्तगी का पता दे रहे हैं। KDA इंजीनियर्स का कमाल देखिए कि बरसाती पानी निकासी के लिए डाले गए पाइप रोड की सतह से ऊंचे रखे गए हैं, यानी खुद तयशुदा मोटाई से भी कम माल रोड पर डाला गया है। और एक और तकलीफदेह बात यह कि बरसाती पानी के लिए डाले गए पाइप्स 80% टूट चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पर डाले ही नहीं गए। इस यूनिवर्सिटी कैंट रोड की तामीर मरहूम सूबाई वजीर मुर्तज़ा बलोच की वजीर आला सिंध से खुसूसी दरख्वास्त पर अमल में आई, लेकिन सूबाई वजीर की अचानक रहलत के सबब निगरानी करने वाला न रहा, लिहाजा चंद दिनों में रोड मुकम्मल तो हुआ लेकिन इंतहाई खराब मयार के साथ। पहलवान गोट रोड भी 3 साल कबल तेजी से मुकम्मल तो हुआ, लेकिन चंद हफ्तों बाद ही इस रोड पर भी अस्तरकारी शुरू हो गई। जी, ये पहलवान गोट रोड है जो महज 2 साल पहले बना था। जगह जगह पे यहाँ पे रुकावटें हैं, पूरे के पूरे एक ट्रैक्स बंद हुए हुए हैं। और अगर रोड के मयार की बात करें और हमारे कैमरामैन दिखाएं हैं तो जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं इस रोड के ऊपर, जो कि महज 2 साल पहले बना है। और इतने बड़े जो 200 फुट के रोड होते हैं, चौड़े रोड होते हैं, उनकी कम से कम 10 साल जो है वो मियाद ज़रूर होती थी माजी में। कंक्रीट लगा हुआ है फुटपाथ के साथ, ये केक पीस की तरह से लिटरली जो है वो ऊपर रख दिए जाते हैं। इनमें जब ये कंस्ट्रक्शन होती है तो इसमें पानी तक डालने का एहतमाम नहीं होता कि जो बीच में माल लगा है उसको किसी तरह से रीइंफोर्स करने के लिए किया जाए। और बाज़ जगहों पे तो इसकी ये हालत होती है कि आप अगर महज एक लात मारें तो वो हिलने वाली आप देख रहे हैं सूरत हाल हो रही है कि ये हिल रहा है। तो जब ये हिल रहा है अभी से तो यही होता है कि फिर वो आगे से टूट फूट का एक लामुतनाही सिलसिला चला हुआ है। बजट उसका मयार के मुताबिक होता है लेकिन काम बिल्कुल मयार के मुताबिक नहीं होता। करीबी मौजूद मलिक कैंट गेट 6 ता सफूरा रोड तामीर के चंद हफ्तों बाद ही इसमें शिगाफ आए, अस्तरकारी की गई तो उसमें भी लहरें नमूदार हो गईं। अल अज़हर गार्डन ता सुपर हाईवे रोड का भी यही हाल है। कराची में कभी डबल रोड्स ऐसे बनाए जाते थे कि कम से कम 10 साल उनका बाल भी का ना हो, लेकिन शहर पर जवाल तारी है। जितनी मोटाई के रोड गली मोहल्लों में डाले जाते थे अब बड़े डबल रोड्स डाले जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। अली इमरान, आपने बड़ी जामे रिपोर्ट बनाई है। मुर्तज़ा वहाब साहब, सईद गनी साहब, ये जो सूरत हाल हमने दिखाई है आपको,
इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती कि बजट तो पूरे पूरे होते हैं सड़कों के, लेकिन सड़कों का मयार माशाल्लाह क्या होता है। बरसाती नाले अभी से जो पाइप डाले गए हैं 80% टूट गए हैं। लेवल ही ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं, आप घर में भी एक नाला डाल रहे होते हैं तो देख लेते हैं कि बाथरूम के लेवल से नीचे के ऊपर है, ये तो फिर शहर की बात है। एनी हाउ दैट इज़ इट। जियो न्यूज़ इस बारे में आपको अपडेटेड रखेगा और इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो। हुमा के बारे में मैं आपको बता दूं क्योंकि आप लोग सारा दिन मुझे ट्विटर पे पूछते रहते हैं, तो शी इज़ डूइंग वेल। बेहतर है उनकी तबीयत होपफुली मंडे से हमारे साथ वापस होंगी। और उन तमाम लोगों के लिए ढेरों दुआएं जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और जो सेफ़ हैं, सेफ़ रहें।